नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम भारतीय चुनावी राजनीति की तहों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर 9वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब चुनावी राजनीति, उससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। ये हमें बताते हैं कि भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव आखिर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो इस सामग्री में चुनाव क्यों जरूरी हैं, भारत में प्रक्रिया क्या है और क्या चीजें चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती हैं, इन सब पर बात की गई है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से मुख्य बातें निकालकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी चुनावी व्यवस्था आखिर है कैसी। ठीक है। चलिए एक किस्से से शुरू करते हैं। स्रोत में दिया है, बड़ा दिलचस्प है। 1987 हरियाणा विधानसभा चुनाव। हाँ, देवीलाल जी वाला किस्सा। हाँ, विपक्ष के नेता थे चौधरी देवीलाल। उन्होंने न्याय युद्ध आंदोलन चलाया, लोकदल नाम की नई पार्टी बनाई और वादा क्या किया, किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ। और उस समय लोग कांग्रेस सरकार से काफी नाखुश थे। बिल्कुल। तो देवीलाल की लहर चली और उनकी पार्टी के गठबंधन ने 90 में से 76 सीटें जीत ली। जबरदस्त बहुमत। और वो मुख्यमंत्री बने भी, और उन्होंने आते ही अपना वादा निभाया भी, कर्ज माफ किए। हाँ, निभाया। पर मजे की बात यह कि 4 साल बाद 1991 में चुनाव हुए तो उनकी पार्टी हार गई। हाँ, ये बहुत कुछ कहता है चुनावी राजनीति के बारे में। वही तो। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की हार जीत नहीं है, ये दिखाती है कि चुनाव कैसे जनता की नाराजगी, उनकी उम्मीदें, वादे और नेताओं की किस्मत सबका आईना होते हैं। सही बात है। तो यहीं से ये सवाल उठता है कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव की बुनियादी जरूरत आखिर है क्या? क्यों चाहिए चुनाव? देखिए, सीधी सी बात है, आज के जमाने में खासकर इतने बड़े देशों में ये मुमकिन ही नहीं है कि सब लोग एक साथ बैठें और रोजाना के फैसले करें। हाँ, ये तो संभव नहीं है। इसलिए दुनिया भर में लोकतंत्र का जो सबसे आम तरीका है वो यही है कि लोग अपने प्रतिनिधि चुने, वो प्रतिनिधि फिर उनकी तरफ से शासन चलाते हैं। हाँ। अब सोचिए, हर नागरिक के पास न तो इतना समय होता है, न हर मसले की पूरी जानकारी होती है, और न ही शायद वो योग्यता कि वो देश चलाने के हर फैसले में सीधे तौर पर शामिल हो सके। सही है। तो इसलिए प्रतिनिधियों को चुनना एक जरूरत बन जाता है। और ये कैसे पक्का हो कि जो चुने गए हैं वो सच में लोगों की मर्जी से ही काम कर रहे हैं, जैसा हरियाणा वाले किस्से में हुआ? अगर जनता खुश ना हो तो? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर चुनाव की सबसे अहम भूमिका सामने आती है। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा तरीका है जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर, मतलब कुछ सालों बाद, अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर वो चाहें तो उन्हें बदल भी सकते हैं। बदलने का विकल्प। हाँ, देखिए, चुनावों के जरिए वोटर एक साथ कई बड़े फैसले करते हैं। वे चुनते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा, वे चुनते हैं कि सरकार कौन बनाएगा और देश के बड़े फैसले कौन लेगा। ठीक। और वो ये भी चुनते हैं कि किस पार्टी की नीतियां सरकार और कानूनों को दिशा देंगी। वो देवीलाल वाला किस्सा यही तो दिखाता है। जनता ने पहले एक वादे पर भरोसा करके जिता दिया, फिर शायद उनके काम से संतुष्ट नहीं हुए तो अगले चुनाव में हरा दिया। यही तो है चुनावी जवाबदेही। तो ये तो साफ है कि चुनाव बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हर चुनाव लोकतांत्रिक होता है? क्या सिर्फ चुनाव करा लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में कुछ न्यूनतम शर्तें बताई गई हैं, वो क्या है? हाँ, किसी भी चुनाव को सही मायने में लोकतांत्रिक मानने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं जिनका पूरा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि? पहली, हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ। दूसरी शर्त, चुनाव में असली विकल्प मौजूद हों। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी खड़ी है या उसी के मिलते जुलते लोग। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की पूरी आजादी होनी चाहिए और वो वोटरों के सामने अलग अलग विकल्प पेश करें। असली चॉइस। बिल्कुल। तीसरी, चुनाव नियमित अंतराल पर होते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार चुन लिया तो हमेशा के लिए। कुछ सालों में नए चुनाव जरूरी हों ताकि लोगों को बदलने का मौका मिले। ठीक। चौथी, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। मतलब लोग बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से जिसे चाहे उसे वोट दे सके, कोई धांधली ना हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये बहुत अहम है। और पांचवी शर्त, वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए जिसे लोग चाहते हों, यानी
जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले जीत उसी की मानी जाए। ये शर्तें सुनने में तो सीधी लगती हैं, पर इनका मतलब गहरा है। हाँ, देखिए ये सारी शर्तें मिलकर ही वो माहौल बनाती हैं जहां सत्ता शांति से बदल सकती है और सरकार लगातार जनता के प्रति मतलब लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहती है। इनमें से अगर एक भी शर्त कमजोर पड़ जाए, जैसे मान लीजिए विकल्प ही ना हो या चुनाव निष्पक्ष न हो, तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही खतरे में पड़ जाती है। कई देशों में आप देखेंगे नाम के लिए चुनाव होते हैं पर ये शर्तें पूरी नहीं होती। तो फिर भारत में क्या स्थिति है? हमारी चुनाव प्रणाली इन शर्तों पर कितनी खरी उतरती है? आइए अब जरा भारत की जो चुनाव व्यवस्था है उसे थोड़ा करीब से देखते हैं। बिल्कुल। भारत में जैसा हम जानते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। इन्हें आम चुनाव कहते हैं। हाँ। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई सदस्य इस्तीफा दे दे या दुखद रूप से मृत्यु हो जाए तो सीट खाली हो जाती है। तब सिर्फ उस एक सीट के लिए चुनाव होता है जिसे उपचुनाव या बाय इलेक्शन कहते हैं। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? चुनाव क्षेत्र वगैरह कैसे तय होते हैं? भारत में चुनाव के लिए क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई गई है। क्षेत्र आधारित मतलब ये कि चुनाव के मकसद से पूरे देश को और हर राज्य को अलग-अलग इलाकों में बांट दिया जाता है। इन इलाकों को निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अच्छा। जैसे लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। 543? हाँ ठीक है। हाँ, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे हम संसद सदस्य या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी कहते हैं। इसी तरह हर राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और वहां से जो चुना जाता है उसे विधायक या एमएलए कहते हैं। तो एमपी लोकसभा के लिए, एमएलए विधानसभा के लिए। बिल्कुल। और यही तरीका पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी अपनाया जाता है। वहां निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड कहते हैं। वार्ड मेंबर। हाँ, और अक्सर बोलचाल में लोग इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कह देते हैं, जैसे फला पार्टी ने इतनी सीटें जीती। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और कोशिश ये रहती है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों की संख्या लगभग बराबर हो। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है पर ज्यादा नहीं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस व्यवस्था में जो खुली चुनावी पोटी होती है उसमें समाज के सभी वर्गों को, खासकर जो कमजोर तबके हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिल पाता है, जिनके पास शायद चुनाव लड़ने के लिए उतने पैसे या संपर्क ना हो? ये बहुत ही वाजिब और जरूरी सवाल है और हमारे संविधान बनाने वालों ने भी इस पर गहराई से सोचा था। अच्छा। हाँ, उन्हें ये चिंता थी कि अगर पूरी तरह खुली चुनावी प्रतियोगिता होगी तो हो सकता है कि जो अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लोग हैं, उनके उम्मीदवार शायद आसानी से जीतकर संसद या विधानसभाओं में ना पहुंच पाएं। क्योंकि शायद उनके पास साधन कम हो। हाँ, साधन कम हो या सामाजिक रुकावटें हों, इसलिए उनके लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित यानी रिजर्व किए गए हैं। आरक्षित? हाँ। इसका क्या मतलब है? आरक्षित का मतलब है कि इन सीटों पर चुनाव केवल उसी समुदाय का व्यक्ति लड़ सकता है जिसके लिए वो सीट आरक्षित है। अगर सीट एससी के लिए आरक्षित है तो सिर्फ एससी उम्मीदवार ही लड़ेगा। अगर एसटी के लिए है तो सिर्फ एसटी उम्मीदवार। अच्छा, लेकिन वोट कौन डालेगा? वोट उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी वोटर डालेंगे, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय के हों। वोट डालने में कोई आरक्षण नहीं है, सिर्फ उम्मीदवारी में है। समझ गया। लोकसभा में आबादी में उनके हिस्से के अनुपात में इन समुदायों के लिए अच्छी खासी संख्या में सीटें आरक्षित हैं। स्रोत के हिसाब से 2019 में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें थीं। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की बात हुई। हाँ, और ये व्यवस्था अब स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी लागू है, बल्कि वहां तो अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के लिए भी कई राज्यों में आरक्षण है। और एक और जरूरी बात, स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित है और अब तो संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून बन गया है। हाँ, ये हाल का बड़ा कदम है। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र बन गए, आरक्षण भी हो गया, पर वोट कौन डाल सकता है? कौन तय करता है कि कौन वोटर है? इसके लिए चुनाव से काफी पहले एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे मतदाता सूची या आम भाषा में वोटर लिस्ट कहते हैं, अंग्रेजी में इलेक्टोरल रोल। वोटर लिस्ट। हाँ। इस लिस्ट में
उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो वोट डालने के योग्य हैं। भारत में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, लिंग, कुछ भी हो। इसी को कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। बिल्कुल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। कुछ अपवाद हैं, जैसे कोई गंभीर अपराधी हो या दिमागी रूप से बहुत अस्थिर हो, पर ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये लिस्ट हमेशा अपडेटेड रहे। हर चुनाव से पहले इसे सुधारा जाता है। जो लोग 18 साल के हो गए उनके नाम जोड़े जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है या जो उस जगह से कहीं और चले गए हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। ठीक है। आजकल तो फोटो, पहचान पत्र, एपिक कार्ड भी है, पर वोट डालने के लिए वो अकेला जरूरी नहीं है। अगर लिस्ट में नाम है तो आप राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या दूसरे तय पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं उन पर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी उम्मीदवार। उनके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, उम्मीदवार बनने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। पहली तो ये कि वो व्यक्ति खुद एक वोटर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए अगर वो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। 25 साल, ठीक। हाँ, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो इन शर्तों को पूरा करता है वो उम्मीदवार बन सकता है। लेकिन जाहिर है ज्यादातर उम्मीदवार राजनीतिक पार्टियों के होते हैं। हाँ, पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़ा करती हैं। बिल्कुल, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार चुनते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं कि उन्हें पार्टी का टिकट मिल गया। टिकट मिलना, हाँ। हर उम्मीदवार को, चाहे वो पार्टी का हो या निर्दलीय, एक नामांकन पत्र यानी नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है और कुछ रकम जमानत के तौर पर भी जमा करनी होती है। जमानत राशि। हाँ, ये इसलिए ताकि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव लड़े। अगर किसी को बहुत ही कम वोट मिलते हैं तो ये राशि जब्त हो जाती है। अच्छा। और हाल के सालों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक बहुत अहम बदलाव आया है। वो क्या? अब हर उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र, एक एफिडेविट देना होता है। इसमें उसे अपने खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना होता है। आपराधिक मामले? हाँ, साथ ही अपनी और अपने परिवार की संपत्ति और देनदारियों का पूरा ब्यौरा देना होता है और अपनी शैक्षिक योग्यता भी बतानी होती है। ये सारी जानकारी क्यों मांगी जाती है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है पारदर्शिता लाना। ये सारी जानकारी सार्वजनिक की जाती है ताकि हम मतदाता जब वोट देने जाएं तो हमें अपने उम्मीदवार के बारे में ये सब पता हो। हम एक सूचित मतलब इन्फॉर्म्ड फैसला ले सकें। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये शैक्षिक योग्यता वाली बात, क्या सांसद या विधायक बनने के लिए कोई न्यूनतम पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं होनी चाहिए? स्रोत इस पर कुछ कहता है। हाँ, स्रोत इस पर एक बड़ा दिलचस्प तर्क देता है। वो कहता है कि देखिए, जैसे क्रिकेट टीम में किसी को चुनने के लिए ये नहीं देखा जाता कि उसके पास कौन सी डिग्री है, बल्कि ये देखा जाता है कि वो खेलना कितना अच्छा जानता है ना? हाँ बिल्कुल, योग्यता देखी जाती है। बिल्कुल। वैसे ही जनप्रतिनिधि की असली योग्यता क्या है? उसकी असली योग्यता है लोगों की समस्याओं को समझना, उनकी चिंताओं को महसूस करना, उनकी आवाज उठाना, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करना। इसके लिए किसी खास कॉलेज की डिग्री की जरूरत हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई बहुत पढ़ा लिखा हो पर लोगों से जुड़ाव ना महसूस करता हो, और कोई कम पढ़ा लिखा हो पर जमीनी हकीकत को बेहतर समझता हो। बात तो सही है। और अगर हम कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य कर देंगे तो क्या होगा? हो सकता है देश के बहुत सारे काबिल लोग सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएं क्योंकि उनके पास कोई खास डिग्री नहीं है। ये भी एक पहलू है। उनकी असली परीक्षा तो हर 5 साल में लाखों वोटर लेते ही हैं। वो देखते हैं कि उनके प्रतिनिधि ने काम किया या नहीं। सही कहा। चलिए, नामांकन हो गया, उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो गई। अब क्या? अब शुरू होता है असली घमासान, चुनाव प्रचार। बिल्कुल, इलेक्शन कैंपेन। आमतौर पर उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आने और वोटिंग के दिन के बीच करीब 2 हफ्ते का समय मिलता है। प्रचार के लिए बस 2 हफ्ते। हाँ, मुख्य प्रचार अवधि यही होती है। हालांकि पार्टियां तैयारी पहले से शुरू कर देती हैं। इस दौरान उम्मीदवार वोटर से संपर्क करते हैं, घर घर जाते हैं, पर्चे बांटते हैं, बड़े नेता चुनावी सभाएं करते हैं, रैलियां निकालते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। पोस्टर, बैनर, झंडे, सब तरफ चुनावी माहौल बन जाता है। हाँ, अखबारों और टीवी चैनलों पर भी बस चुनावी छाया रहता है। बिल्कुल। और पार्टियां कोशिश करती हैं कि कुछ बड़े मुद्दों पर जनता का ध्यान खींचा जाए। उन्हें लगता है कि इन मुद्दों पर वो जनता को अपने पक्ष में कर सकती हैं। स्रोत में कुछ मशहूर नारों का भी जिक्र है। हाँ, वो बड़े यादगार नारे रहे हैं। जैसे 1971 में कांग्रेस पार्टी का नारा था,
गरीबी हटाओ। हाँ, बहुत मशहूर हुआ था। फिर 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। इसी तरह पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का नारा था जमीन जोतने वाले को। और आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी का नारा था तेलुगु स्वाभिमान। ये नारे दिखाते हैं कि पार्टियां कैसे जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल, ये नारे चुनाव का एजेंडा सेट करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या चुनाव प्रचार में सब कुछ जायज है? क्या पार्टियां कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं वोट पाने के लिए, या कोई नियम कायदे भी होते हैं? नहीं, सब कुछ जायज नहीं है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमारे देश में चुनाव कानून है और साथ ही सभी पार्टियों ने मिलकर एक आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी स्वीकार किया है। अच्छा, आदर्श आचार संहिता ये क्या है? ये कुछ नियम और दिशा निर्देश हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियां और उम्मीदवार क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इसका पालन करना सबके लिए जरूरी है। अच्छा, तो क्या क्या नहीं कर सकते? इसके अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी वोटर को रिश्वत नहीं दे सकती या उन्हें डरा धमका नहीं सकती। ठीक है। जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों, विमानों या कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। चुनाव में एक तय सीमा से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती। ये सीमा लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग-अलग होती है और चुनाव आयोग इसे तय करता है। मकसद यही कि पैसे के जोर पर चुनाव न जीता जाए। पैसे की सीमा ये जरूरी है। हाँ, और चुनाव प्रचार के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जैसे धर्म स्थल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और एक और अहम बात, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, उसके बाद सरकार में जो मंत्री हैं वो किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकते या कोई लोक लुभावन वादे नहीं कर सकते जिससे वोटरों को लगे कि ये उन्हें प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, ताकि सबको बराबरी का मौका मिले। बिल्कुल, सत्ताधारी दल को कोई अनुचित लाभ न मिले। ठीक है, प्रचार हो गया, सारे नियम कायदों का पालन, उम्मीद तो यही है, हो गया। और फिर आता है वो दिन, मतदान का दिन, पोलिंग डे। उस दिन क्या होता है? चुनाव का ये आखिरी चरण है, मतदान। इस दिन जो वोटर लिस्ट में शामिल मतदाता हैं वो अपने इलाके में बने मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथ पर जाते हैं। पोलिंग बूथ, जो अक्सर कोई स्कूल या सरकारी इमारत होती है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ चुनाव अधिकारी उनकी पहचान की जांच करते हैं, उनके पहचान पत्र देखते हैं, लिस्ट में उनके नाम को चिन्हित करते हैं, फिर उनकी उंगली पर एक अमिट स्याही लगाई जाती है। हाँ, वो नीली स्याही। हाँ, ताकि कोई दोबारा वोट ना डाल सके। इसके बाद उन्हें वोट डालने के लिए भेजा जाता है। अब तो ज्यादातर वोटिंग ईवीएम से होती है ना? हाँ, अब लगभग सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल होता है। इसमें बैलेट यूनिट पर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। वोटर को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने वाला नीला बटन दबाना होता है। बीप की आवाज आती है। हाँ, बीप की आवाज आती है और एक बत्ती जलती है जिससे पता चलता है कि वोट दर्ज हो गया है। पहले बैलेट पेपर पर मुहर लगाकर वोट डाला जाता था, जिसे फिर बैलेट बॉक्स में डालते थे। ईवीएम ने प्रक्रिया को काफी तेज और आसान बना दिया है। और क्या वहाँ उम्मीदवारों के लोग भी होते हैं? हाँ, हर पोलिंग बूथ पर हर मुख्य उम्मीदवार के एजेंट मौजूद रहते हैं। वो ये देखने के लिए होते हैं कि मतदान ठीक से हो रहा है या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। ठीक है। वोटिंग का समय खत्म होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को चुनाव अधिकारियों द्वारा सील कर दिया जाता है। फिर उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जिसे स्ट्रांग रूम कहते हैं। स्ट्रांग रूम। हाँ, फिर एक तय तारीख पर जो पहले से घोषित होती है, सभी निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम को एक साथ उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों और चुनाव पर्यवेक्षकों के सामने खोला जाता है। और फिर वोटों की गिनती होती है। हाँ, ईवीएम से वोटों की गिनती बहुत जल्दी हो जाती है। जिस उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्र तय करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक। काफी लंबी और जटिल प्रक्रिया है। हाँ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमने पूरी प्रक्रिया समझ ली, लेकिन क्या ये प्रक्रिया वाकई स्वतंत्र और निष्पक्ष है? क्या हम कह सकते हैं कि भारत के चुनाव सचमुच लोकतांत्रिक हैं? शुरुआत में भी आपने बताया, गड़बड़ियों और धांधली की आशंकाओं का जिक्र है। हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं पर भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। चुनाव आयोग? हाँ, हमारे संविधान ने चुनाव कराने की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र चुनाव आयोग को दी है
और ये आयोग वाकई बहुत शक्तिशाली है। उसे लगभग वैसी ही आज़ादी हासिल है जैसी हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी को है। इतनी ज्यादा आजादी? हाँ, मुख्य चुनाव आयोग और बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद वो सरकार या राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह नहीं होते। उन्हें उनके पद से हटाना लगभग नामुमकिन है, ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना मुश्किल है। अच्छा, इस आज़ादी की वजह से ही चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम कर पाता है। तो चुनाव आयोग करता क्या क्या है? चुनाव आयोग के पास बहुत अधिकार है। चुनाव की तारीखों की घोषणा करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण चुनाव आयोग ही करता है। वो आदर्श आचार संहिता को लागू करवाता है। अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार इसका उल्लंघन करता है तो आयोग उसे सजा दे सकता है, उसका चुनाव रद्द भी कर सकता है। चुनाव के दौरान आयोग सरकार को भी निर्देश दे सकता है कि वो ऐसा कोई काम न करे जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़े। वो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोक सकता है। जरूरत पड़ने पर सरकारी अधिकारियों और पुलिस अफसरों के तबादले भी कर सकता है। अच्छा, तबादले भी? हाँ, चुनाव ड्यूटी पर जितने भी सरकारी कर्मचारी लगाए जाते हैं उस दौरान वे सरकार के नहीं बल्कि चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली संस्था है। बिल्कुल, और पिछले लगभग 25-30 सालों में चुनाव आयोग ने अपनी इन शक्तियों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया है। कई बार उसने सरकार और प्रशासन को फटकार भी लगाई है अगर उसे लगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। आयोग की इसी सक्रियता ने भारतीय चुनावों की विश्वसनीयता को दुनिया भर में बढ़ाया है। ये तो बहुत आश्वस्त करने वाली बात है। स्रोत कुछ और बातें भी बताता है जो ये दिखाती हैं कि भारत में चुनाव काफी हद तक लोकतांत्रिक हैं। वो क्या है? हाँ, कुछ और पैमाने भी हैं जिनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। एक है लोगों की भागीदारी, मतलब वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट? हाँ, कितने प्रतिशत लोग वोट डालने निकलते हैं। दुनिया के कई अमीर और पुराने लोकतंत्रों में, जैसे अमेरिका या यूरोप के देशों में, वोटिंग प्रतिशत या तो गिर रहा है या काफी कम है। लेकिन भारत में ये या तो स्थिर रहा है या हाल के वर्षों में बढ़ा है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि भारत में कौन लोग ज्यादा वोट डालते हैं। पश्चिमी देशों के उलट भारत में अमीर और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और जो वंचित तबके के लोग हैं वो ज्यादा संख्या में वोट डालते हैं। सच में? ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि लोकतंत्र ही वो जरिया है जिससे वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी स्थिति बदल सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनके वोट से फर्क पड़ता है, सरकार पर दबाव बनता है। ये भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी ताकत है। ये तो वाकई अमेरिका जैसे देशों से बिल्कुल अलग तस्वीर है। और कोई सबूत? हाँ, एक और बड़ा सबूत है चुनावी नतीजों की स्वीकार्यता। मतलब जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो हारने वाली पार्टी भी आमतौर पर जनादेश को यानी जनता के फैसले को स्वीकार कर लेती है। कभी कभार विवाद होते हैं पर ज्यादातर शांति से सत्ता बदल जाती है। और आप देखिए, भारत में सत्तारूढ़ दल यानी जो पार्टी पावर में होती है वो अक्सर चुनाव हारती है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में है वो हमेशा जीतता ही है। हाँ, ये तो हमने देखा है। इतना ही नहीं, जो मौजूदा सांसद या विधायक होते हैं उनमें से भी बड़ी संख्या में लोग अगला चुनाव हार जाते हैं। अच्छा? हाँ, और यहाँ तक कि जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास बहुत पैसा है या वो बाहुबली हैं, वो भी चुनाव हारते हैं। ये सब बातें क्या दिखाती हैं? यही कि चुनाव सिर्फ पैसे या ताकत के जोर पर नहीं जीते जाते। बिल्कुल, ये दिखाता है कि चुनाव का नतीजा काफी हद तक जनता की मर्जी को ही दर्शाता है। अगर बहुत बड़े पैमाने पर धांधली होती या सिर्फ पैसे वाले ही जीतते तो ऐसा बार बार नहीं होता कि सत्ताधारी दल हार जाएं या बड़े बड़े नेता हार जाएं। तो ये सब बातें मिलकर भारतीय चुनावों की लोकतांत्रिक साख को मजबूत करती हैं। ये तो हुए सकारात्मक पहलू। ये सुनकर अच्छा लगा कि हमारी व्यवस्था में काफी कुछ सही है। लेकिन क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक है? क्या कोई चुनौतियां नहीं है? स्रोत में कुछ गंभीर समस्याओं का भी जिक्र है। बिल्कुल, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता कि हमारी चुनाव प्रणाली एकदम आदर्श है और उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ बहुत बड़ी और गंभीर चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है। जैसे कि? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है चुनाव में पैसे का बढ़ता हुआ प्रभाव। पैसे का प्रभाव? हाँ, देखिए, ज्यादा पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां भले ही हमेशा चुनाव जीतते ना हो, जैसा हमने अभी बात की, पर यह सच है कि उन्हें एक गलत किस्म की बढ़त, एक अनफेयर एडवांटेज जरूर मिल जाता है। कैसे?
वो चुनाव प्रचार पर बेतहाशा खर्च कर सकते हैं, मीडिया में विज्ञापन दे सकते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर सकते हैं। इसकी तुलना में जो छोटे दल हैं या जो गरीब उम्मीदवार हैं, उनके लिए मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपनी बात उतने प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते। ये तो बराबरी के मुकाबले का सिद्धांत कमजोर करता है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चिंता है राजनीति का अपराधीकरण। अपराधीकरण मतलब ये कि कई बार ऐसे लोग जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे होते हैं, जैसे हत्या, अपहरण, वसूली, वो न सिर्फ चुनाव लड़ते हैं बल्कि बड़ी पार्टियों से टिकट पाने और चुनाव जीतने में भी सफल हो जाते हैं। ये कैसे हो पाता है? इसकी कई कारण हैं। कभी कभी पार्टियां सोचती हैं कि ऐसे उम्मीदवार के पास जिताऊ क्षमता है, भले ही वो गलत तरीकों से हो। कभी कभी ऐसे लोग खुद ही इतने ताकतवर होते हैं कि टिकट हासिल कर लेते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है। और क्या चुनौतियां हैं? तीसरी एक बड़ी चुनौती है जिसे हम वंशवाद या परिवारवाद कहते हैं, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। अच्छा, नेताओं के बेटे बेटियां। हाँ, आप देखेंगे कि अनेक राजनीतिक दलों में कुछ परिवारों का दबदबा सा बन गया है। टिकट बंटवारे में अक्सर नेताओं के रिश्तेदारों या परिवार के लोगों को प्राथमिकता मिलती है, भले ही उनमें योग्यता हो या न हो। इससे क्या होता है? इससे जो आम कार्यकर्ता हैं, जो सालों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के मौके कम हो जाते हैं और राजनीति कुछ परिवारों तक सिमट कर रह जाती है। ये भी सही नहीं है। और क्या मतदाताओं की नजरिए से कोई चुनौती है? हाँ, एक चुनौती जो अक्सर आम मतदाता महसूस करता है वो है विकल्पों की कमी, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। विकल्पों की कमी मतलब पार्टियां तो बहुत हैं। पार्टियां तो हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जो प्रमुख पार्टियां हैं उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में, खासकर आर्थिक मसलों पर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। अच्छा। हाँ, तो आम आदमी को लगता है कि वो किसी को भी वोट दे, उसकी बुनियादी समस्याओं का हल शायद न निकले। नीतियां कमोबेश वैसी ही रहेंगी। इससे एक तरह की उदासीनता भी आ सकती है। हाँ, कि वोट देने से क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, और इसके अलावा जैसा हमने पहले कहा, जो छोटी पार्टियां हैं या जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्हें बड़ी पार्टियों की तुलना में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैसे की कमी, संगठन की कमी, मीडिया में जगह न मिलना, ये सब मिलकर चुनावी मुकाबले को पूरी तरह से बराबरी का नहीं रहने देते। ये सारी चुनौतियां, पैसे का जोर, अपराध का साया, वंशवाद और विकल्पों की कमी, ये वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। इनका मिलाजुला असर क्या होता होगा हमारे लोकतंत्र पर? देखिए, इन सभी चुनौतियों का मिलाजुला असर ये होता है कि चुनावी प्रक्रिया, जो कागज पर तो सबको बराबर मौका देने का वादा करती है, वो असलियत में थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। पलड़ा अक्सर उन लोगों की तरफ झुक जाता है जिनके पास पैसा है या बाहुबल है या जिनका परिवार पहले से राजनीति में है। इससे कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी प्रभावित होती है। और आम नागरिक जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, वो कभी कभी खुद को इस पूरी प्रक्रिया से थोड़ा कटा हुआ, थोड़ा दूर महसूस कर सकता है। तो आज हमने भारतीय चुनावी राजनीति के कई अलग अलग पहलू देखे। हमने समझा कि चुनाव क्यों लोकतंत्र की, आप कह सकते हैं, जान है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि भारत में ये पूरी जटिल प्रक्रिया कैसे काम करती है, निर्वाचन क्षेत्रों के बंटवारे से लेकर ईवीएम से वोटिंग और गिनती तक। हमने स्वतंत्र चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा और उन वजहों को भी जाना जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय चुनाव काफी हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी लोकतांत्रिक हैं। हाँ, खासकर लोगों की भागीदारी और नतीजों की स्वीकार्यता के मामले में। लेकिन साथ ही हमने उन गंभीर चुनौतियों पर भी बात की जो हमारे सामने हैं। पैसे का बढ़ता असर, राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ, पार्टियों में वंशवाद का बोलबाला और कई बार मतदाताओं के सामने सार्थक विकल्पों की कमी। यहाँ एक बात और जोड़ने लायक है, जो स्रोत भी इशारा करता है। तमाम कमियों और चुनौतियों के बावजूद ये चुनावी व्यवस्था ही है जो नेताओं और पार्टियों को जनता के प्रति किसी हद तक जवाबदेह बनाए रखती है। वो कैसे? स्रोत में एक बाजार वाली उपमा दी गई है, वो काफी अच्छी है। जैसे एक दुकानदार को भले ही उसका असली मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना हो, लेकिन ग्राहक बनाए रखने के लिए उसे अच्छा सामान देना ही पड़ता है, नहीं तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाएगा। हाँ? वैसे ही राजनीतिक दलों और नेताओं को भी भले ही उनका मकसद सिर्फ सत्ता पाना और उसमें बने रहना हो,
लेकिन उन्हें मजबूरन कुछ हद तक जनता के काम करने पड़ते हैं, जनता की सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर जनता उनसे बहुत ज्यादा नाखुश हो गई तो अगले चुनाव में वो उन्हें उठाकर बाहर कर देगी। ये डर, ये जवाबदेही चुनाव ही पैदा करते हैं। ये एक अहम नुक्ता है। खैर, आखिर में स्रोत एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। वो ये कि इन सारी चुनौतियों के होते हुए, जहां पैसे का इतना जोर है, जहां बाहुबल का असर है, जहां राजनीतिक खानदानों का प्रभाव है, क्या एक आम नागरिक जिसके पास ना पैसा है, ना आपराधिक रिकॉर्ड, ना कोई बड़ा राजनीतिक परिवार, क्या वो वाकई आज के समय में चुनाव लड़ने और जीतने का सपना देख सकता है? ये एक चुपता हुआ सवाल है। क्या ये सारी बाधाएं लोकतंत्र जो बराबरी के अवसर का वादा करता है, उस वादे को कमजोर नहीं करती? इन चुनौतियों से निपटा कैसे जा सकता है? क्या चुनाव सुधारों की जरूरत है? और अगर है, तो कैसे सुधार? और एक नागरिक के तौर पर इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सवाल, ये चर्चा हमारे सोचने के लिए छोड़ जाती है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।